हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डॉक्टर विद डॉक्टर में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर दीपक गर्ग और आज के हमारे चीफ गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर सुधांशु बंसल। सर एमबीबीएस डी ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड डीएनबी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है। सर ने स्पेशल ट्रेनिंग ली है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर अशोक जौहरी सर के साथ मुंबई से, एंड स्पेशल ट्रेनिंग ली है डॉक्टर मोलिन शाह सर के साथ अहमदाबाद से। सर का लुधियाना में अपना खुद का क्लिनिक है जिसका नाम है चिल्ड्रंस ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी सॉल्यूशन क्लिनिक। डॉक्टर सुधांशु बंसल सर का आपके अपने शो में स्वागत है। आज हम सर से डिस्कस करेंगे बच्चों के अंदर पाई जाने वाली डिफॉर्मिटीज़, यानी कि किसी बच्चे का जन्म से ही या जन्म के बाद पाँव टेढ़ा होता है या पाँव में कोई टेढ़ापन, हाथों में कोई टेढ़ापन, घुटने में कोई टेढ़ापन, या किसी बच्चे का कोई बच्चा ढंग से चल नहीं पाता है। तो इस टाइप की जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब प्रॉब्लम्स का इलाज सर करते हैं। सर से हम आज इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप जनरली बच्चों में देखते हैं डे टू डे क्लिनिक में? सर डे टू डे क्लिनिक में मेरे पास पेशेंट जनरली फुट डिफॉर्मिटीज़ के साथ ज़्यादा आते हैं, जैसे पैर चपटे होना या बाहर को घुमे होना या क्लब फुट की प्रॉब्लम के साथ। अदरवाइज़ डिफॉर्मिटी की बात की जाए तो डिफॉर्मिटी किसी प्रकार की भी हो सकती है, सिर से लेके पैर तक कोई भी जो चीज़ नॉर्मल से हटके हो उसे डिफॉर्मिटी कहते हैं। किसी का हाथ टेढ़ा होना, मुंह में भी अगर कोई क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट लिप की कोई प्रॉब्लम है, वो भी एक तरह की डिफॉर्मिटी है, बट वो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में नहीं आती। सर जैसे कि बच्चों में फुट का टेढ़ापन बहुत ही कॉमन है, तो फुट के टेढ़ापन होने के, जैसे कि क्लब फुट होता है, तो क्लब फुट के सर कॉमन कारण क्या क्या हैं? क्लब फुट के वैसे तो बहुत कारण है लिटरेचर में, बट सबसे कॉमन काज इसका जेनेटिक्स ही है। कई केसेस पैकेजिंग सिंड्रोम के कारण होते हैं कि यूट्रस साइज छोटा है या बच्चे दो हैं, तो उसके कारण पैकेजिंग के कारण वो क्लब फुट हो जाता है। अदरवाइज तीसरा कारण इसका सिंड्रोमिक है, भी किसी बच्चे में कोई सिंड्रोम है जिसके साथ वो क्लब फुट है। क्लब फुट तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में यूजुअली क्लब फुट डायग्नोज हो जाता है। तो मान लो अगर 22 हफ्ते पे या 26 हफ्ते पे या 30 हफ्ते पे प्रेगनेंसी के टाइम पे ही क्लब फुट डायग्नोज हो जाए, तो क्या उसकी कोई सिग्निफिकेंस है सर? क्लब फुट की सिग्निफिकेंस एज अ होल ये है कि हमें क्लब फुट के साथ ये देखना चाहिए कि कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं। अगर थोड़ा जल्दी पता लग जाए तो कैरोटाइपिंग या जीन स्टडी के साथ हम ये ढूंढने में कोशिश करते हैं कि कोई और जेनेटिक कॉज तो नहीं, एसोसिएटेड कॉज तो नहीं है। अकेला क्लब फुट हो तो वो ट्रीटेबल है, बट कोई और चीज़ मिस ना हो इसलिए हमें उसके लिए कोशिश करते हैं। तो सर अगर क्लब फुट हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे पता चल जाए और हमें पता है कि और कोई एसोसिएशन साथ में नहीं है, तो क्या उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ करने की ज़रूरत होती है? अगर कोई और एसोसिएशन नहीं है तो प्रेगनेंसी को एज वो चल रही है वैसे चलना चाहिए, बच्चे को पैदा होने देना चाहिए और फिर बाद में क्लब फुट की ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो सर जैसे अभी डिलीवरी हो गई, बच्चा जब पैदा होता है तो हम देखते हैं कि बच्चे के पाँव टेढ़े हैं। यूजुअली बहुत सारे पेरेंट्स डर जाते हैं पाँव को देख के। तो उस टाइम पे जो पेरेंट्स के बच्चों को क्लब फुट होता है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि क्लब फुट बहुत सिंपल बीमारी है, बहुत अच्छा इलाज है, बहुत तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसमें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। घबराने की बात नहीं है, बट जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते रहेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सर जैसे अब क्लब फुट डायग्नोज हो गया तो क्या ट्रीटमेंट होता है सर क्लब फुट का स्टार्टिंग से लेके एंड तक? सर क्लब फुट की ट्रीटमेंट स्टार्टिंग होती है, एक तो एज ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर टाइम से बच्चा आता है तो इसमें कास्टिंग ही करते हैं। कास्टिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आजकल थोड़े कास्टिंग लोग कम करने लग गए हैं, बट कास्टिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट है। 80-90% ऑफ डिफॉर्मिटी कास्टिंग से करेक्ट हो जाती है क्लब फुट में। जो रेजिडुअल रह जाता है उसको छोटी सी एक सर्जरी होती है जिससे पीछे का जो टाइट टेंडन है उसको हम कट करते हैं और उसके बाद एक कास्ट लगा के बूट लगाते हैं और एक्सरसाइज चलती है। अगर लेट बच्चा आता है, बहुत टाइट हो पैर, तो कभी कभी हमें छोटा रिलीजेस करके, मल्टीपल रिलीजेस करके भी कास्टिंग करके ठीक करना पड़ता है। और बहुत रिफ्रैक्टरी केसेस में या बहुत लेट केसेस में कभी हमें स्कंजा या हड्डी को काट के या मांसपेशियों को ढीला करके भी करना पड़ता है। तो सर जो अभी आपने बात करी कि आप जैसे ही बच्चा अगर टाइम पे आ जाए तो आप करेक्टिव कास्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये करेक्टिव कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग आप स्टार्ट कब करते हो और ये कब तक चलती है? कास्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल भी स्टार्ट, और उसमें क्या होता है कि बॉडी, बच्चे का जो स्किन है, बच्चे का जो वेट है, वो सब अच्छा होना चाहिए। जब अगर हमें लगे डे 1 में भी अगर बच्चे का बिल्ड अच्छा है, उसकी स्किन अच्छी है, तो हम डे 1 भी कास्टिंग शुरू कर सकते हैं और हफ्ता 10 दिन रुक के भी कास्टिंग कर सकते हैं। उसमें हम वीकली कास्ट करते हैं। धीरे धीरे पैर की शेप अंदर को होती है, उसको हम धीरे पहले कास्ट में और ऐसे धीरे धीरे घुमा के करेक्शन करते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं। तो यूजली 4 से 5 कास्ट लगते हैं। उसके बाद पीछे एक छोटा टेंडन होता है जो टाइट होता है, जो कास्टिंग से स्ट्रेच नहीं होता, उसको हम कट करते हैं और एक कास्ट लगाते हैं, तो इससे डिफॉर्मिटी करेक्शन हो जाती है।
तो सर जो ये आपने अभी हमें बताया कि जो वीकली कास्ट चलते हैं, कितने कास्ट हम लगाते हैं सर? सर यूजली 4 to 5 कास्ट में हो जाता है, बट अगर थोड़ा एटिपिकल टाइप हो, थोड़ा स्टिफ टाइप हो या कोई सिंड्रोमिक एसोसिएशन हो, उसमें 8-9 कास्ट भी लग जाते हैं कभी कभी, बट यूजली 4-5 कास्ट में हो जाता है। उसके बाद सर्जरी और एक और फाइनल कास्ट। यानी कि जो आप छोटी सर्जरी बता रहे हो, जिसको टाइट टेंडन को आप कट करते हो, उसके बाद एक और कास्ट लगाते हो, एक फाइनल कास्ट वो लगाते हैं। फाइनल कास्ट कितने दिन का होता है सर? वो 3 हफ्ते का होता है सर। 3 हफ्ते के कास्ट लगाने के बाद हम उनको एक्सरसाइज समझाते हैं और शूज़ पे शिफ्ट कर देते हैं। जो शूज़ होते हैं सर, ये शूज़ कितने टाइम तक पहनने होते हैं सर? जो शूज़ हैं वो 4.5 से 5 साल की उम्र में तक डालते हैं। पहले 23 घंटे डालते हैं दिन में 3 महीने के लिए, तो उसके बाद 16-18 घंटे। जब बच्चा चलने की उम्र में आ जाता है तब हम इसको सिर्फ सोने के टाइम पे डालते हैं, जो ये चलते रहते हैं 4-4.5 साल की उम्र तक। आमतौर पे डे शूज़ कोई नहीं देते हैं अगर वेल करेक्टेड फुट हो। अगर थोड़ा रिफ्रैक्टरी केस हो, एटिपिकल टाइप हो, कोई स्टिफ हुआ हो या जो मुश्किल से ठीक हुआ हो, तो उन केसेस में हम डे शूज़ भी देते हैं। यानी कि सर अगर हम इसको समराइज़ करना चाहें तो अगर क्लब फुट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ये है कि जिन लोगों को टिपिकल क्लब फुट है, जिन लोगों को आप हर हफ्ते एक प्लास्टर बदलोगे और पाँव को सीधा करते जाओगे, जब पाँव सीधा हो जाएगा तो एक छोटी सी सर्जरी करोगे और फिर एक फाइनल कास्ट लगाओगे 3 महीने का, और उसके बाद बच्चे को 5 साल तक या 4.5 से 5 साल की उम्र तक डेली ये ब्रेस पहनना होता है सर। तो क्या ये ब्रेस ईजिली मिल जाता है मार्केट में सर? हाँ, ये ब्रेस इजीली मिल जाता है, बट हर रीजन में नहीं मिलता। जैसे पंजाब बेल्ट में 2-3 सिटीज़ हैं जहाँ पे अच्छी बेल्ट मिलता है, वो नाप दे देते हैं, नाप दे के वो कोरियर करवा देते हैं, बट हर रीजन में नहीं मिलता। ताकि स्पेशलाइज शूज़ है, साइज़ से बनता है। तो दूसरा जो टाइप का है सर, जो एटिपिकल हम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें या तो कास्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं या जिसमें सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको आपने बताया मल्टीपल रिलीजेस करने पड़ते हैं, उन केसेस में सर क्या सेम सिनेरियो रहता है या अलग होता है सर? एटिपिकल जो क्लब फुट होते हैं उनमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, उनमें कास्टिंग ज़्यादा लगती है। अदरवाइज़ वो भी टिपिकल क्लब फुट की तरह ही करेक्ट हो जाते हैं। उनमें थोड़ा रीलैप्स रिस्क ज़्यादा रहता है, वो जल्दी तो दोबारा टेढ़े होने का भी रिस्क रहता है, और थोड़े स्टिफ भी होते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। अगर 5 साल तक कोई माँ बाप ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेता है तो क्या ये क्लब फुट की बीमारी पूरे तरीके से ठीक हो सकती है? नहीं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती। रिस्क तो उसके बाद भी रहता है। लार्जली जो पैर ग्रो करता है वो ये एज तक ग्रो करता है, इसलिए मेजॉरिटी जो रिस्क रहता है रिलैप्स का वो इसी एज तक रहता है। उसके बाद का रिस्क बहुत कम हो जाता है, बट अप टू स्केलेटल मैच्योरिटी, मतलब जब तक बच्चा पूरा बड़ा नहीं होता तब तक रिस्क रहता है। अगर सर ये रिलैप्स नहीं होता है तो क्या बच्चा जैसे नॉर्मल बाकी बच्चे भागते हैं, फिरते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्या ये बच्चा जिसको क्लब फुट होता है 5 साल के ट्रीटमेंट के बाद आगे अपने फ्यूचर में सारे काम कर सकता है? हाँ, ये पहले साल से ही अपने सारे काम कर पाता है। 5 साल तक तो हम ब्रेसिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें उसका एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल मेंटेन करना होता है, और बोन को की शेप को बदलने के लिए हमें शूज़ लगातार देने पड़ते हैं ताकि टिश्यू स्ट्रेच रहे और बोन की भी शेप चेंज हो और फुट अपनी फाइनल जो पोजीशन है उसको मेंटेन कर पाए। अदरवाइज़ बच्चा पहले साल से ही सारे एक नॉर्मल बच्चे की तरह सब काम कर सकता है, जैसा भागना, दौड़ना, गेम खेलना, सब कुछ। एक आम आदमी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये इस बच्चे को क्लब फुट था कि नहीं। तो अभी दोस्तों हमने क्लब फुट के बारे में डिस्कस किया। अब एक और बहुत कॉमन कंडीशन होती है जो बच्चों में पाई जाती है सर, जैसे कि बहुत सारे बच्चों में इन्फेक्शन का बहुत सारा शिकायत पाया जाता है। सो सर, ये इन्फेक्शन क्या होता है और ये बच्चों में कैसे हो जाता है? इन्फेक्शन मतलब रेशा हो जाना, और हड्डी में रेशे होने के कई कारण हो सकते हैं। इसका जो रूट है वो आमतौर पे ब्लड का रूट होता है। तो किसी में चेस्ट की इन्फेक्शन हुई या कहीं और फोकस हो कोई इन्फेक्शन का, कोई कफ कोल्ड हो गया या कोई चोट लगने के कारण, तो यहाँ पे जोड़ों के आसपास इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है बच्चों में। तो सर ये इन्फेक्शन का बच्चों में कैसे पता चलेगा? बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, बोल नहीं पाते, तो पेरेंट्स को कब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है? इसमें जैसे अगर दोनों टांगों में से किसी एक टांग में इन्फेक्शन हुई है तो बच्चा लंगड़ाने लग जाता है, उसको लिम्प आता है। पेरेंट्स कहते हैं कि ये लंगड़ा के चलता है, सूजिश आ जाती है, लालीपन आ जाती है, बच्चों अपना वो जॉइंट यूज़ करना बंद कर देते हैं, वो बच्चे बेड पे रहना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, खाना पीना कम कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आए तो पेरेंट्स को डाउट होता है कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो सर अगर ऐसे बच्चे आपके पास क्लिनिक में आते हैं या हॉस्पिटल में आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं सर? हम पहले उनका रूटीन वर्कअप कराते हैं, क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं भी कहाँ इन्फेक्शन लग रही है। कभी कभी स्किप लीजन्स भी होते हैं, 2-3 लेवल पे भी इन्फेक्शन हो सकती है, तो क्लिनिकली एज अ होल बच्चे को एवेल्यूएट करना होता है, ना कि एक जोड़ देखना है। तो अगर हमें इन्फेक्शन फोकस देखना होता है
फिर उसके बाद हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, एक्सरे करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े हमें लगे कि फुल ब्लोन इन्फेक्शन है, ज़्यादा है, एक्यूट है इन्फेक्शन, तो हम एमआरआई करवाते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट फोकस पता लग जाता है भी क्या स्टेटस है। तो सर इन बच्चों का इलाज कैसे होता है? क्या केवल दवाइयों से ही इन बच्चों का इलाज हो जाता है या इनमें सर्जरी करनी पड़ती है? वो डिपेंड करता है कि भी कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन है। जैसे अगर ब्लड मार्कर्स हैं, जो इन्फेक्शन के मार्कर्स हैं, अगर वो बहुत डिरेंज्ड हैं और हमें एमआरआई में कोई कलेक्शन नहीं मिल रही है, तो हम एंटीबायोटिक्स में का कवर ही देते हैं। अगर हमें कोई ऑब्वियस कलेक्शन दिख रही है, ताकि बच्चों में जॉइंट में इन्फेक्शन नहीं रहनी चाहिए, अगर जॉइंट में पस है या जो ग्रोथ प्लेट होती है जॉइंट के ऊपर, अगर ग्रोथ प्लेट के पास पस है तो वो पस वहाँ पे रहनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो ग्रोथ प्लेट को ख़राब कर देती है, जोड़ को ख़राब कर देती है। तो अगर हमें कोई एमआरआई में पस मिले तो हमें उसे सर्जिकली ड्रेन करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई कलेक्शन ना हो, सोजिश हो, मांसपेशियों की, हड्डी की सोजिश हो, तो एंटीबायोटिक कवर ही देते हैं। तो सर अगर बहुत सारे पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, या फिर कुछ ऐसे रीज़न है हमारी देश में जहाँ पे डॉक्टर की इजी एक्सेस नहीं है, डॉक्टर तक पेशेंट पहुँच नहीं पाते और वो बच्चे बिना इलाज के ही रह जाते हैं, तो अगर ऐसे में पेशेंट अगर इलाज ना करवा पाए तो क्या हो सकता है सर? ऐसे में अगर इलाज ना करा पाएँ तो नुकसान होने का डर रहता है। अगर राइट ट्रीटमेंट ना मिले राइट टाइम पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ इन्फेक्शन में, तो उनके ग्रोथ प्लेट को अगर अफेक्ट हो जाए तो उनके ग्रोथ में चेंजेस आ जाती हैं। एक बार इन्फेक्शन ठीक हो सकती है, लेकिन बाद में हो सकता है उनके घुटने टेढ़े हो जाएं, या जहाँ भी इन्फेक्शन है वो जोड़ की लंबाई ना आए, टांग छोटी रह जाए, टेढ़े मेढ़े हो जाएं, वो रिस्क रहता है। जोड़ की इन्फेक्शन अगर जोड़ ख़राब कर दे तो जोड़ ख़राब हो जाता है, जिससे जोड़ चलना बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। इन्फेक्शन में तो राइट टाइम राइट ट्रीटमेंट बहुत मैटर करती है। हाँ, अगर ना हो पाए तो कोई भी पेडियाट्रिशियन के पास या किसी की भी ऑर्थोपेडिशियन के पास टाइम से जरूर जाएं, इसको निगलेक्ट ना करें। तो सर अगर जैसे इन्फेक्शन में आप जैसे बता रहे हो ग्रोथ प्लेट अफेक्ट हो जाती है, बच्चे का पाँव टेढ़ा हो सकता है, तो अगर बच्चे का पाँव टेढ़ा हो गया है फिर उसके बाद क्या उसको सीधा करने के लिए कोई ऑप्शन होता है सर? अगर इन्फेक्शन के कारण ग्रोथ प्लेट में अगर इन्फेक्शन हुई है तो ग्रोथ प्लेट के कारण टांग लंबी नहीं हो पाती, उसमें टेढ़ापन भी आ जाता है। हमें देखना पड़ता है भी कितनी ग्रोथ प्लेट इफेक्ट हुई है। अगर थोड़ी ग्रोथ प्लेट इफेक्ट हुई है तो हम उसको वहाँ से बार को ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अफेक्टेड है तो हमें ग्रोथ को परमानेंटली रोकना पड़ता है ताकि टेढ़ापन ना आए, और बाद में उसके अकॉर्डिंगली टांग को या हाथ को लंबा करना पड़ता है। अगर जोड़ में इन्फेक्शन हो, जोड़ ख़राब हो जाए तो जोड़ की मूवमेंट चले जाती है, हमें साल्वेज सर्जरी ही करनी पड़ती है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि बाद में पाँव को लंबा करना पड़ता है, अगर एक पाँव नॉर्मल है और एक पाँव छोटा रह गया है किसी भी कारण से, तो क्या उसको बाद में सर्जरी करके लंबा किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए लंबा किया जा सकता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो हम इसको स्कंजा लगा के टांग को नई हड्डी बना सकते हैं, टेढ़ेपन को भी सीधा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी इलीज़ारो नाम की एक टेक्निक होती है जिससे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो हम दूसरी टांग की ग्रोथ को रोक के, जिसे ग्रोथ मॉड्यूलेशन कहते हैं, दूसरी टांग की ग्रोथ को रोक के हम टांग को बराबर कर सकते हैं। और अगर टेढ़ापन है, अकेला ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो हम एक तरफ की ग्रोथ को रोक के टेढ़ापन सीधा कर सकते हैं। बहुत टेक्निक है, वो डिपेंड करता है भी क्या प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट या बच्चा आ रहा है। तो सर जैसे कि अभी हमने बात करी बच्चों में हड्डी का इन्फेक्शन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फेक्शन फैल जाता है, तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और अगर हम पूरा इलाज करते हैं सर, तो क्या इन्फेक्शन से पूरे तरीके से राहत पाई जा सकती है, पूरे तरीके से इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सकता है? लार्जली तो सारे पेशेंट्स पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। रेयरली कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ सालों के बाद इम्यूनिटी डाउन होने पे, या कोई ऑर्गेनिज्म है, कीड़ा है जिससे इन्फेक्शन हुई है, वो अंदर बॉडी में रहता है और बाद में फुल दोबारा प्रेजेंट होता है नई इन्फेक्शन के साथ। तो बहुत कम केसेस में दोबारा इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। लार्जली सारे पेशेंट ठीक रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इन्फेक्शन के बारे में बात की, जो कि बच्चों में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। अब इसके बाद हम डॉक्टर सुधांशु बंसल सर से एक और कंडीशन के बारे में बात करना चाहते हैं। कई बच्चों में कूल्हे की प्रॉब्लम पाई जाती है, या तो कूल्हे में दर्द होता है, या कूल्हे से चल नहीं पाते हैं, या चूल्हा बाहर निकल जाता है। तो इन सब कंडीशन के बारे में हम सुधांशु बंसल सर से डिस्कस करेंगे। सो सर, चूल्हे की प्रॉब्लम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कितना कॉमन है बच्चों में कूल्हे का प्रॉब्लम? कूल्हे का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। वो DDH जिसे कहते हैं, जिसमें हिप जमांदरू बाहर होता है, वो हो सकता है। 5-6 साल के 6-7 साल के बच्चे में कूल्हा अपने आप ख़राब होने लग जाता है, जिसे हम परथिस कहते हैं। कभी कभी चोट लगने के कारण सोजिश आ जाती है, जिसे हम ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस कहते हैं। और कभी कभी गठिए के कारण कूल्हे में प्रॉब्लम आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, वो आर्थराइटिक हो गया है। और इन्फेक्शन के कारण, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इन्फेक्शन के कारण भी कूल्हा ख़राब हो सकता है। तो ये
कूल्हे में प्रॉब्लम होने के कई कारण हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। सर हम फिर से आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये बच्चे सर छोटे होते हैं, यूजुअली माता पिता को पता नहीं चलता कि दर्द कहाँ से आ रहा है बच्चे में। कई बार बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं कि वो चल भी नहीं पाते हैं, तो कैसे माता पिता को पता चले कि बच्चे को चूल्हे की प्रॉब्लम है या कूल्हे की प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर के पास जाएं? चूल्हे की प्रॉब्लम, अगर जैसे हम डीडीएच की बात करें, डीडीएच में जो चूल्हा होता है वो बाहर निकला होता है, उसमें आमतौर पे लंबाई में फ़र्क होता है। आमतौर पे आसपास के नेबर्स या कोई दादी या बड़े लोग ही इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, इसके बच्चे की मालिश करने के टाइम पे पता लगा कि इसकी एक टांग कम खुलती है या इसकी लंबाई में फ़र्क है। जो बाकी चीज़ें हैं उसमें बच्चा आमतौर पे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा लंगड़ाता है, तो अगर किसी भी पेरेंट को लगे कि उनका बच्चा लंगड़ा रहा है तो वो चूल्हे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने का रिस्क रहता है उसमें। तो सर जैसे जब ये बच्चे आपके पास आते हैं जिनको कूल्हे की प्रॉब्लम होती है, तो सर हम क्या करते हैं? जैसे हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे डीडीएच है जिसमें कूल्हा बाहर होता है, अगर वो टाइम से पता लग जाए बहुत छोटे बच्चों में तो हम बेल्ट लगाते हैं, जैसे पेवलिक हार्नेस कहते हैं। हार्नेस से ही कूल्हा ठीक हो जाता है। कभी कभी हम थोड़े से बड़े हों तो हम रिजिड ब्रेसिंग करते हैं। अगर लेट प्रेजेंटेशन हो तो हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हम परथिस की बात करें, परथिस में जिसमें कूल्हा अपने आप ख़राब होने लग जाता है, इस कंडीशन में ज़्यादातर छोटे बच्चों में कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको बेल्ट्स लगा के ही ठीक किया जा सकता है। अगर बड़े बच्चे हों तो इनमें हमें सर्जरी करके गोले को छत के अंदर रखना होता है, जिसे कंटेनमेंट सर्जरी कहते हैं, तो हमें कंटेनमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। बाकी अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें हमें जोड़ की सफाई करनी पड़ती है, खींच भी लगानी पड़ सकती है। एक और कंडीशन है जिसको हम नॉक नीज के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चों के घुटने टेढ़े हो जाते हैं। तो सर क्या ये नॉक नीज सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है? हाँ, नॉक नीज हमारे पास बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। यूजुअली लड़कियाँ 10-11 साल की लड़कियाँ मेरे पास बहुत कॉमनली आती हैं विद अ नॉक नी डिफॉर्मिटी। नॉक नीज के कारण जिसमें मेटाबॉलिक कॉज है, ये एक मेटाबॉलिक कॉज का मतलब जैसे खुराक में पूरी तरह न्यूट्रिशन ना जाना, जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना और वजन से हड्डियाँ टेढ़ा हो जाना। तो विटामिन डी की कमी, जैसे कहते हैं कि विटामिन डी कैल्शियम की कमी के कारण नॉक नीज होता है। ज़्यादातर कॉमन काज यही है। इसके अलावा इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, चोट लगने के कारण भी नॉक नीज हो सकता है। तो सर जो बच्चों में नॉक नीज पाया जाता है, जैसे कि अभी आपने बताया 10-11 साल की लड़कियों में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है नॉक नीज, तो क्या इसके कोई डायग्नोसिस के लिए कोई अलग टेस्ट करवाने पड़ते हैं या फिर क्या टेस्ट करवाने पड़ते हैं सर? जैसे हमारे पास पेशेंट आता है कोई भी एज का, तो हम पहले उनमें यही कारण देखते हैं भी इसमें कमी तो नहीं किसी खुराक की, तो उसके लिए हम न्यूट्रिशनल ये विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह के टेस्ट करवाते हैं। और हम एक्सरेज करवाते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि इसके एंगल्स क्या हैं, कितनी डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी की सीवियरिटी समझने के लिए एक्सरे स्कैनोग्राम करवाते हैं, जो फुल लेंथ एक्सरे होता है, जिससे डिफॉर्मिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सर ये दवाइयों से ठीक हो जाता है या इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है? हाँ, इसमें डिपेंड करता है एज ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर बहुत अर्ली एज ऑफ प्रेजेंटेशन है, 6 साल, 7 साल, 5 साल, तो इसमें मतलब दवाइयों से ही ठीक हो जाता है ये। और अगर ये लेट प्रेजेंटेशन है जिसमें शरीर को अपने आप ठीक करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए, बट बॉडी के पास समय इतना नहीं होता ताकि ग्रोथ खत्म हो रही है, उसमें हमें बॉडी को असिस्ट करना होता है ग्रोथ मॉड्यूलेशन जैसी सर्जरी के साथ। अगर ग्रोथ खत्म होने के बाद बच्चा हमारे पास आता है तो हमें बोन को कट करके घुटने की ये नॉक नीज को ठीक करना पड़ता है। ट्रीटमेंट है, बट एज से ट्रीटमेंट किसी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। क्या कोई ऐसा केस के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे जो आपको सोच के अच्छा लगता है कि ये केस जो आपने करा जिसका रिजल्ट बहुत इंस्पायरिंग है? ऐसे मेरे पास कई केस हैं, उनमें से एक केस है क्लब फुट का, जिसके 9 टोज थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग केस था कि हमने पहले क्लब फुट करेक्ट किया है कास्टिंग के साथ, बाद में उसकी जो एक्स्ट्रा 4 टोज थे वो हमने एक्सरसाइज किए, अभी वो बिल्कुल नॉर्मल फुट दिखता है। एक तो वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक और केस है जो इन्फेक्शन के कारण 2 साल की उम्र में घुटने में इन्फेक्शन होने के कारण बच्चे की टांग छोटी और टेढ़ी हो गई थी। उसके 40 डिग्री का टेढ़ापन था नॉक नीज, और 18 सेंटीमीटर की टांग छोटी थी। तो उसमें हमने इलीजारो की मदद से डिफॉर्मिटी करेक्शन की है, टेढ़ापन ठीक किया है और 18 सेंटीमीटर की नई हड्डी बनाई है। और इसके अलावा कई केसेस हैं, जैसे डीडीएच के केसेस हैं, जैसे किसी और की जगह ऑपरेट हुए जो दोबारा खिसक गए, तो वो बहुत चैलेंजिंग केस होते हैं। उसमें हमें बहुत सिटी एमआरआई वर्कअप करके उनको रीलोकेट करना होता है, वैसा भी एक केस है। तो सर आज के टाइम पे हम एडवांसमेंट की बहुत बात करते हैं, तो क्या कोई ऐसी नई एडवांसमेंट है आजकल जिसको सोच के आपको बहुत अच्छा लगता है कि इसके आने के बाद काम आसान हो गया या डिफॉर्मिटीज़ करेक्ट करना आसान हो गया? हाँ, ऐसे जैसे इलीजारो में 6 एक्सिस सिस्टम है जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है,
जिससे हमारी जान बहुत इजी हो गई है। बिकॉज मल्टीप्लेनर डिफॉर्मिटी होती है, सिर्फ एक प्लेन में अगर डिफॉर्मिटी नहीं है, बच्चे का पैर पीछे को भी है, छोटा भी है, घूमा भी हुआ है, बाहर की तरफ भी है, तो वो सारी डिफॉर्मिटी एक ही सिस्टम के साथ हम कैलकुलेट करके 6 एक्सिस सिस्टम के साथ करेक्शन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे एक है टेलीस्कोपिंग नेल, जो कई पेशेंट्स हैं जो OI के हैं, जिनमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के, जिनमें बार बार फ्रैक्चर का रिस्क रहता है, तो उसमें वो नेल है जो बच्चों के टांग के अंदर डाल देते हैं। उस नेल की ये खासियत है कि वो ग्रोथ के साथ नेल भी बड़ा होता है, तो वो बहुत अच्छी एक एडवांसमेंट है। और ग्रोथ मॉड्यूलेशन इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ी इनोवेशन है कि बहुत छोटी 2 सेंटीमीटर के इंसिजन से हम टेढ़ापन ग्रोथ मॉड्यूलेशन के साथ ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला राउंड। अब हम हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स। लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं हैं जो कि गलत भी हो सकती हैं और सही भी। आज हम डॉक्टर सुधांशु बंसल सर से पूछेंगे ये धारणाएं सही हैं या गलत हैं। तो सर, जिन बच्चों के पाँव टेढ़े मेढ़े होते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स में बहुत सारी धारणाएं हैं। जैसे कि कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे खाना पीना सही नहीं खाया या कोई और लापरवाही बरती, जिसकी वजह से बच्चे के पाँव टेढ़े हो गए। तो क्या ये सच है या गलत है सर? प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम किसी और चीज़ का सेवन करते हैं, जैसे अगर माता ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह इन चीज़ों का सेवन करे तो उसके कारण इश्यूज हो सकते हैं। बट नॉर्मल खाना पीना खाने से ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती। इन चीज़ों का, डिफॉर्मिटी का उस चीज़ से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर कोई टॉक्सिक पदार्थ जैसे स्मोकिंग हो गई, जैसे अल्कोहल हो गया, इन चीज़ों का इफेक्ट ज़रूर आता है। सर, एक फ़नी क्वेश्चन है, लेकिन सर ये लोगों के मन में बहुत ज़्यादा धारणाएं हैं। बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं हैं सर कि किसी की बुरी नज़र लग गई लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसकी वजह से बच्चे के पाँव टेढ़े हो गए सर। हाँ, ऐसा है। मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं जो ये चीज़ कहते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आजकल हम कितने एडवांस हो गए हैं, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है, सब कुछ इतना एडवांस हो गया है। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना और इन पे विश्वास करना सही नहीं है। ऐसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और सही सोच नहीं रख पाएंगे। तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों की कोई महत्वता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और सही सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग सर ये सोचते हैं कि अगर ग्रहण के टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी बाहर निकलती है तो बच्चे के पाँव टेढ़े होते हैं, और वो इसका रीज़न भी देते हैं कि इसमें प्लैनेट्स का फोर्स होता है, प्लैनेटरी रोटेशन होती है, जिसकी वजह से बच्चे के पाँव टेढ़े होते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का कोई वैल्यू है। इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए, ताकि इससे हम इनडायरेक्टली ट्रीटमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। बिकॉज हम अपनी सारी एनर्जी इन चीज़ों के लिए लगा देते हैं कि इसका कारण क्या है, जिसको ढूंढना इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ मन में है, वो विचार है। हम अपने विचार और अपने मन के लिए ट्रीटमेंट को का नुकसान कर लेते हैं। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जो 1-1 साल तक ट्रीटमेंट नहीं कराते कि सर इसके ऊपर किसी का साया है या इसका कोई ग्रहण का साया है। ट्रीटमेंट जो शुरू से होनी चाहिए थी वो 1 साल तक लटक जाती है और बाद में फिर उतना मज़ा भी नहीं आता ट्रीटमेंट करने में और करवाने में। कुछ लोग सर इन चीज़ों को अपने किए हुए पुराने पापों से जोड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने भगवान की पूजा में कुछ कमी कर दी। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें भगवान का कुछ पूजा या उस भगवान की पूजा करनी चाहिए थी जो हमने नहीं करी, जिसकी वजह से भगवान का ये प्रकोप है। इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और भगवान में विश्वास रखने का मतलब ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप पे भी विश्वास रखना और अपनी सिचुएशन पे भी विश्वास रखना। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना कि कोई भी सिचुएशन को आप बहुत इजीली टैकल कर सकें। तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को उल्टी तरह से या अंधविश्वास की फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। इसको बिल्कुल पॉजिटिवली देखना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए। सर, जो बच्चों में टेढ़ापन होता है, क्या वो पेरेंट्स से आता है? हाँ, जेनेटिक कॉज हो सकता है। जैसे क्लब फुट की बात की जाए तो 6% to 9% कहते हैं चांसेस कि वो अगर पेरेंट्स को क्लब फुट था तो बच्चों में क्लब फुट आ सकता है। अगर बड़े बच्चे को है तो 3% है कि छोटे बच्चे को भी आ सकता है। तो जेनेटिक कॉज होता है और कंडीशंस में भी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों में अगर टेढ़ापन है तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सबसे सिंपल एग्जांपल जैसे क्लब फुट है, जिसमें सिर्फ कास्टिंग से ही बच्चे का पैर ठीक हो जाता है। तो बट राइट टाइम राइट ट्रीटमेंट बहुत मैटर करती है। अगर आप राइट टाइम पे जाते हैं तो कास्टिंग से या सिर्फ मसाजिश से भी कई डिफॉर्मिटी ठीक हो जाती हैं। जैसे पोजिशनल क्लब फुट है, वो सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है।
मेटाटार्सल डक्टस है, इनटोइंग है, वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। डब्लू सिटिंग है, उसको बंद करने से इनटोइंग ठीक हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज से ठीक हो जाती हैं। सर बच्चों के पाँव में या हाथों में अगर कोई टेढ़ापन होता है तो बहुत सारे पेरेंट्स उनको बाहर पार्क में खेलने जाने से या फिर बच्चों के साथ खेलने से मना कर देते हैं, तो क्या फिजिकल एक्टिविटी करने से ये डिफॉर्मिटीज़ बढ़ जाती हैं? फिजिकल एक्टिविटी से डिफॉर्मिटी नहीं बढ़ती। फिजिकल एक्टिविटी से मसल स्ट्रांग होते हैं, बोन स्ट्रांग होती है, फ्रैक्चर रिस्क कम होता है, बच्चे का मोरल बूस्ट होता है, साइकोलॉजिकली बहुत बच्चा स्ट्रांग होता है। बट हाँ, अगर पैर के लिए स्पेशली अगर टेढ़े पैर के ऊपर वो रनिंग जंपिंग करेगा तो डिफॉर्मिटी बिगड़ सकती है, ज़ख्म हो सकते हैं, एंकल इंजरी हो सकती है, नी इंजरी हो सकती है। तो इन सच सिचुएशन जैसे पैर लेग के लिए तो पैर को पहले डिफॉर्मिटी करेक्शन होनी चाहिए, उसके बाद उसका जो मन आए वो कर सकता है। तो यानी कि सर अगर बच्चे को पाँव में डिफॉर्मिटीज़ हैं, टेढ़ापन है, तो क्या फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पहले डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, डिफॉर्मिटी करेक्शन के बाद ही एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो सर ये था हमारा सेकंड राउंड जिसमें हमने लोगों के मन में क्या गलत और सही धारणाएं हैं इसके बारे में बात करी। अब हमारा आज का लास्ट राउंड है सर, जिसमें हम बात करेंगे रैपिड फायर। इसमें हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो लोगों की अवेयरनेस के लिए हमें लगता है ज़रूरी है, और इसको आपने सर कम से कम शब्दों में इसका जवाब देना है सर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन डिफॉर्मिटी यानी कि टेढ़ापन क्या है? क्लब फुट। आपको जो लगता है, जो मिथ हमने बात करी, लोगों के मन में सबसे कॉमन मिथ यानी कि गलत धारणा क्या है? गलत खा लिया इसलिए ये टेढ़ापन हो गया, या गलत बैठ गई, या किसी ने झटका लग गया उसके कारण टेढ़ापन हो गया। किस एज पे बच्चों में टेढ़ापन सबसे ज़्यादा डायग्नोज होता है? कंजेनिटल तो बर्थ पे ही डिफॉर्मिटी पता लग जाती है, और माँ बाप जो होते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो जन्म पे ही पता लगा लेते हैं। आपको क्या लगता है, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है बच्चे की डिफॉर्मिटी को ठीक करने में? सबसे बड़ा चैलेंज उसके माँ बाप और उसके बड़े दादा दादी होते हैं, उनको समझाना, उनको महसूस कराना कि ट्रीटमेंट का हल है, उनका बच्चा ठीक हो जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पुरानी फ़ोटोज़ दिखाते हैं हम उनको, पुराने वीडियोस दिखाते हैं, किसी पेरेंट्स से बात भी करवाते हैं, तभी उनको कॉन्फिडेंस आता है। उनको मनाना और उनको काउंसल करना ही सबसे बड़ा मिशन है। परथीज नाम की बीमारी को क्या जल्दी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है? परथीज का तो राइट टाइम, हर पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में हर ट्रीटमेंट राइट टाइम होनी चाहिए, तभी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। परथीज एक ऐसी बीमारी है जिसको टाइम से पकड़ लें और तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, अगर वो एक लेट स्टेज में चली जाए तो बहुत गंदे रिजल्ट्स हैं। क्या परथीज की बीमारी से कूला पूरे तरीके से ख़राब हो सकता है? कूला पूरी तरह से ख़राब नहीं होता, बट हेड की शेप इतनी बिगड़ जाती है कि वो पूरी तरह नॉर्मल रहता भी नहीं है, फिर हमें साल्वेज सर्जरीज करनी पड़ती हैं जो एक मल्टीपल सर्जरीज हो जाती हैं। क्या परथीज की बीमारी को पूरे तरीके से क्योर या ठीक किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। पहली 2 स्टेजेस में अगर पेशेंट आए, छोटी एज हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, लेट प्रेजेंटेशन में रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। क्या क्लब फुट की बीमारी को बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है? अगर वो पोजिशनल है और बहुत माइल्ड है तो उसको सर्जरी नहीं लगेगी, नहीं तो एक माइल्ड सर्जरी है, छोटी सी डे केयर सर्जरी है जिसे टेनोटमी कहते हैं, वो आमतौर पे लगती है। क्या क्लब फुट की बीमारी में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है? फिजियोथेरेपी नहीं, सेल्फ थेरेपी कहेंगे, अपने आप एक्सरसाइज करनी होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफॉर्मिटी करेक्शन के बाद खुद एक्सरसाइज करना रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लब फुट की बीमारी को अगर इलाज ना किया जाए तो क्या ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट फुट खराब हो जाता है? वो क्लब फुट देखने में और चलने में इतना ऑड पैर है, जो चीज़ चलने के लिए बनी है वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो अपने आप तो ठीक होगा नहीं, उसको ठीक करने से ही कराने से ही ठीक होगा। जिन बच्चों का कूला बचपन से ही बाहर निकला होता है यानी कि DDH डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, क्या उसको बचपन जन्म के साथ ही डायग्नोज किया जा सकता है? अगर कोई ऑब्जर्वेंट पेरेंट्स हों जो उसकी मालिश करते हों या वो ध्यान से देखें, तो वो टांगों में लंबाई में फ़र्क अगर देखें या थाई में एक्स्ट्रा क्रीज देखें या उनको टिक टक की साउंड आए जब वो मसाज करें या टांगे कम खुलें, इन 4-5 चीज़ों में से अगर कोई भी ऑब्जर्व करता है तो उससे उसको आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। मेरे पास बहुत छोटे बच्चे आ जाते हैं कभी। अगर ये DDH की बीमारी का इलाज ना किया जाए तो क्या बच्चे का कूला पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है? कूला ख़राब नहीं होता, टांग में लंबाई में बहुत फ़र्क आ जाता है और बहुत ज़्यादा लंगड़ापन आता है, बहुत ज़्यादा बच्चा लंगड़ा के चलता है और बहुत ऑड दिखता है वो। क्या DDH की बीमारी को केवल ब्रेसिस के साथ ठीक किया जा सकता है? बहुत अर्ली प्रेजेंटेशन में सिर्फ ब्रेसिस के साथ इसको ठीक किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट में डाउट होता है तो हम अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग कराते हैं। अगर हमें डिस्प्लेजिया दिखे कि हेड अभी खिसक रहा है, खिसका नहीं है, तो उन केसेस में हम पेप्लिक हार्नेस के साथ चूल्हे को बचा सकते हैं। क्या DDH की बीमारी में दोनों तरफ के कूले
अफेक्ट हो सकते हैं? बायलैटरल DDH भी बहुत कॉमन है, सिंड्रोमिक्स में ज़्यादा कॉमन है और बिना सिंड्रोम के भी कॉमन है। सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी क्या होती है? सेरेब्रल पॉल्सी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन को अफेक्ट होता है बर्थ के टाइम पे। ऑक्सीजन ना जाने के कारण ब्रेन का कोई रीजन ख़राब हो जाता है, जिसके कारण शरीर में टाइटनेस आती है। टाइटनेस आने के कारण मांसपेशियों का तालमेल बिगड़ जाता है, जिसके कारण बच्चा ढंग से चल नहीं पाता, लेट चलता है, बैलेंस नहीं बना पाता। क्या सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी जिंदगी भर की बीमारी होती है? सेरेब्रल पॉल्सी की बीमारी ज़िंदगी भर की बीमारी है, बट जो ब्रेन की प्रॉब्लम के कारण जो टाइटनेस है, अगर हम उसकी थेरेपी और ऑर्थोसिस टाइम से करते रहें तो बच्चे मोर और लेस लार्जली काफ़ी ठीक रहते हैं। क्या सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी को पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है? डिपेंड करता है ब्रेन की इंसल्ट कितनी हुई है। अगर बहुत माइल्ड इंसल्ट है, माइल्ड डिफॉर्मिटी है, तो बहुत नॉर्मल की तरह ही रहते हैं बच्चे। अगर डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, ग्रेड ज़्यादा है, GMFCS5 है, तो बहुत गंदे रिजल्ट्स भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने डॉक्टर सुधांशु बंसल, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों की हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बच्चों की बहुत सारी कंडीशंस के बारे में बात करी, जैसे कि पाँव का टेढ़ापन होना, घुटने के अंदर टेढ़ापन होना, इन्फेक्शन होना, चूल्हे के अंदर टेढ़ापन होना या चूल्हे का बाहर निकल जाना, इन सारी कंडीशंस के बारे में हमने विस्तार से जाना। और डॉक्टर सुधांशु बंसल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर सुधांशु बंसल स्टूडियो में आए, उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने प्रयास डाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।